हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मध्य प्रदेश पीसीएस प्री एग्ज़ाम हुआ है और जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने पेपर को देखा भी है, क्या पढ़ा भी है और किया भी उसको अच्छे से ही। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग कट ऑफ के ऊपर ही रहेंगे। ये सेट जो है, जो हम सेट सॉल्व करवा रहे हैं, ये सेट बी है, ठीक है। और इसके अनुसार आप अपना पेपर देख लीजिएगा, फिर मतलब कि ए बी सी डी जिसका जैसा होगा उस हिसाब से आप अपना प्रश्न को, अपने पेपर को मिला लेना और जितना भी प्रश्न बने आप अपना गिनती कर लेना उसकी, ठीक है। पिछली बार की जो कट ऑफ रही है उसी आधार पे ही कट ऑफ डिसाइड होगी। इस बार सीटें कम रही हैं तो हो सकता है कट ऑफ कुछ हाई रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। फिलहाल इस पेपर में 100 प्रश्न हैं टोटल। इन 100 प्रश्नों को हम देखेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी और ये जो हम आपको व्याख्या दे रहे हैं इसकी, दोनों जब मिलाएंगे तो 1-2 या 2-3 नंबर का, 2-3 प्रश्न का अंतर हो सकता है। 2-3 प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 प्रश्न कम हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा दिक्कत अंतर नहीं आएगा आप लोगों को। तो मान के चलिए कि लगभग लगभग आपका पेपर सही होगा, मतलब जो आंसर की रहेगी वो सही सही होगी, ठीक है। और अंत में बात कर लेंगे कट ऑफ क्या जाने वाली है और कट ऑफ क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट बी है और सेट बी का पहला प्रश्न देखेंगे। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो रणजीत सिंह का संबंध जो था वो शुक्र चकिया मिसल से था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये इसका सही उत्तर है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम। अभी तक 4 प्रश्न हमने देखे हैं और चारों प्रश्न बिल्कुल सरल हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं कोई बता सकता, ठीक। अगला प्रश्न है, डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो डलहौजी के द्वारा सतारा का विलय सबसे पहले हुआ था, ठीक है। सतारा का सबसे पहले था, ठीक है। सतारा संभलपुर था, उसके बाद जैतपुर था, फिर झांसी था, फिर बूंदी है, फिर ऐसे करके है सब, ठीक है। अब इतना हमें क्रम नहीं याद है, लेकिन सबसे पहले सतारा का था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो कौन इसमें शामिल होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राज्यपाल, ठीक है। ये सब अभी बहुत सिंपल प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी में ही हम देखेंगे, इंग्लिश में आप लोग ऐसे ही मिला लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विचार करना है, स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न है, कौन सा सही है बताना हमें। तो भारत, पहला स्टेटमेंट है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट है कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित सहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। देखिए, किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित, ये जो लेख द्वारा, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा इसका सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ये है 7 सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती भैया राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? देखिए, संविधान से संबंधित होना चाहिए, है ना, तो इसका सही उत्तर है संविधान का पालन करना है और उसका आदर और सम्मान भी करना है। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा संविधान संशोधन 1952। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 52 है, 52 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये हम पॉलिटी अब पढ़ेंगे तो आपको ये पॉलिटी में प्रश्न मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी प्रश्न हम आपको बताए हैं इसमें उस सारे के सारे प्रश्न मध्य प्रदेश वाले को छोड़ दिया जाए। ठीक है, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अगर नोट्स है आपके पास तो आप नोट्स को उठा के देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो कितना माना गया भाई? ये माना गया है 11.5%। ठीक है, 11.5%। अगला प्रश्न देखें, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना जो है कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में, 1995 सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो मार्क्वेत श्रेणी जो है ना ये लौह अयस्क के लिए विख्यात है, सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया? देखिए, इसमें इंदिरा गांधी नहर जो है ना, शारदा सहायक तो पहले ही काट देना है भाई, ये तो यूपी में है। ठीक है, रामगंगा नहर भी मेरे ख्याल से यूपी में ही है, तो रामगंगा नहर भी हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये दो हट गए, इंदिरा गांधी नहर बच रहा, कान्हर नहर बच रहा। तो कान्हर नहर के बारे में पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जो है इसके बारे में पता है कि ये पक्की नहर है और भारत की जो है पहली पूर्ण विकसित नहर भी है। तो इसी के द्वारा क्या हुआ है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में खेती करना आसान हुआ है। ठीक है, खेती करना एक प्रकार से आसान हो गया है, तो इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो नील नदी की निचली घाटी है, चीन का पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है USA, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, नील नदी की निचली घाटी जो है ये भी कृषि के लिए है। ठीक है, चीन का पूर्वी मैदान जो हांग हो, ये जो पीतूत नदियाँ हैं, ये वाला मैदान है, जावा द्वीप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो नगरीकरण का स्तर जो था ना वो कितना था? वो था भैया 31.15%, मतलब डी वाला इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? ये 1984 में हुई थी, और याद रखना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। सही उत्तर इसका सी हो गया। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न, अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें से अभी सभी के सभी क्या हैं? बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं भाई? ये पाई जाती हैं वृषण में। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ
का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सही उत्तर हो गया न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ये होता है आमाशय में। ठीक, अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी बहुत सिंपल प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये भैया 368 से संबंधित है, तो ये तो संशोधन से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो अच्छा 338 है, सॉरी 338 है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए जो है अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? नमित शर्मा केस है, नमित शर्मा केस के बाद ही ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है 27 का, इसका सही उत्तर है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो कहाँ पे प्रस्तुत करता है? ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और राष्ट्रपति काम क्या होता है कि वो कैग के प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष या संसद के पटल पर रखवाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 29 नंबर प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति जो होती है ना, ये राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। लेकिन याद रखना सेवा और शर्तें जो होती है ना, निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ भाई 18 सितंबर 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न मध्य प्रदेश का वह जिला है जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो लिंगानुपात सबसे कम मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये है भैया भिंड में, भिंड। ठीक है, बुंदेलखंड का रीजन है, याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है 11, जबकि उत्तर प्रदेश जो है 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखना इसको। चलिए 32 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? भेल को मिला है भाई, तो ये कब मिला था? ये मिला था 2013 में। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का जो शहर है वो है अमरकंटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मलाजखंड। ठीक है, मलाजखंड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्चुअल कीबोर्ड डैश है से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई? ये करते हैं पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम या स्पाईवेयर, इन तीनों से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भैया स्पूफिंग, स्पूफिंग बोलते हैं। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है एक नेटवर्क वातावरण में, ठीक है, हाँ, एक नेटवर्क वातावरण में डैश है जो सर्वर नहीं है, वो क्या है भाई? तो इसका सही उत्तर हो गया नेटवर्क सर्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है डैश है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो क्या भाई? वो है ग्रिड। ग्रिड जो होती है ना वो एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, सच्चा न्यायोचित अगर विश्वास है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, सही उत्तर हो गया ज्ञान, सी इसका सही उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? बैगा विकास अभिकरण जिस जिले में नहीं है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शहडोल। ठीक है, शहडोल उसका नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? मध्य प्रदेश के जो प्रमुख चित्रकार नहीं है उनका नाम क्या है? उनका नाम भी है नाना साहेब पेंडसे। ठीक है, नाना साहेब पेंडसे, ये मराठा नाम ही लग रहा है, महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे ये। ठीक है, इसलिए यहीं से थोड़ा समय वो कर लेना था। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? मानधाता किसका नाम है? ये प्राचीन नाम है, तो ये नाम है भैया ओमकारेश्वर का। ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था? मानधाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुर्रा 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 कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भाई? ये प्रसिद्ध है आपका निमाड़ एरिया में। निमाड़ क्षेत्र है ना, तो ध्यान रखना निमाड़ में प्रसिद्ध है। सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, इसका सही उत्तर है दशपुर अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करना भाई यहाँ पे हमें, तो मिलान कर लेते हैं। चलिए, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है और कहाँ से गुजरता है ये हमको बताना है इसमें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। तो मिला लेते हैं इसको। देखिए, इसमें अगर मिलाएंगे हम तो कुछ इस तरीके से होगा, ये 30, 39, 46 और 44 है। ठीक है, तो मिला लें। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है वो आपका जबलपुर से होकर जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? जबलपुर। सही हो गया। ए का हमने चौथा कर दिया, ए का हमने चौथा कर दिया भाई, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से होकर जा रहा है, बी का पहला हो गया, अभी 2 में दिख रहा है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 46 मतलब 46 जो है वो कहाँ से होकर जा रहा है? वो जा रहा है सागर से होकर, नहीं सागर से नहीं, भोपाल से होकर जा रहा है। ठीक है, तो अब हो गया सी का दूसरा। अब सी का दूसरा भी अभी 2 ऑप्शन में दिख ही रहा है, बड़ा अजीब है ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला जो मिलान है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ये सागर से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? अब ये कौन सा हवाई अड्डा जो भैया अंतर्राष्ट्रीय नहीं है? तो खजुराहो का जो हवाई अड्डा है, खजुराहो और ग्वालियर, ये 2 हवाई अड्डे जो हैं वो इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोंगलिया मुंडी और खरगोन, इन दोनों में क्या है? तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित नहीं है हमको बताना, सिंचाई परियोजना और जिला है। ठीक है, सिंचाई परियोजना और जिला है, इसमें देख लेंगे। देखिए, बरगी परियोजना जबलपुर में है क्या? बरगी परियोजना देखिए जबलपुर में है। ठीक, तवा परियोजना होशंगाबाद मटियारी है मंडला में, लेकिन बारना घाटी जो परियोजना है वो उज्जैन में नहीं है। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, बारना घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं, सही उत्तर इसका डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और हमें बताना सही उत्तर का उत्तर कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, सही है क्या? ये तो गलत है। दूसरा क्या है? मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये सही है। अच्छा, अगर मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है तो मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार सूती वस्त्र मिलों के लिए स्थापना की गई है, ये भी सही होगा। तो दोनों ही सही होने चाहिए, है ना? तो दोनों सही हैं। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसमें जो सही उत्तर है, देखिए इसमें HV पाटस्कर रहे हैं। ठीक है, और KC रेड्डी भी रहे हैं, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा, इन दोनों का नाम
ठीक है, यही दोनों हैं इसमें। तो सही उत्तर इसका देखिए 2 3 का है ना, ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, सही उत्तर गोविंद नारायण सिंह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इनका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर भैया राम किशोर शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरपंच और सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का कोई पंच होता है। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? अब स्थायी समितियां कौन सी है भाई? तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर है ना, वो है सामान्य प्रशासन समिति भी है, कृषि समिति भी है और शिक्षा समिति। ये सब की सब क्या है? स्थायी समितियां। सही उत्तर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ये सबको पता होगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये भैया आम, पारिजात, साल ऐसा कुछ नहीं है, ये मिलता है पीपल की आकृति। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पीपल। ओके, सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता पर का विकास थी? तो देखिए, चोलों का जो शासन था ना, चोलों का शासन ग्राम स्वायत्तता से संबंधित है। ठीक है, और वो उसी के लिए विख्यात भी था। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, चोल। सही उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंध, एलोरा एलिफेंटा से के स्थल जो हैं किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं राष्ट्रकूट काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? चंदेल राजा था जिसने महमूद गजनवी का सामना किया। तो उसका सही उत्तर है विद्याधर ने किया था। ठीक है, भीमद्वितीय जो थे वो नहीं थे, वो तो पहले के हैं, ये विद्याधर थे जो चंदेल राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अटल प्रगति पथ संबंधित है, अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है अटल प्रगति पथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना, सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ये तो सबको पता होना चाहिए ना, ओमकारेश्वर है ना, ओमकारेश्वर में है ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कोई कठिन नहीं था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित भाई? मध्य प्रदेश की खिलाड़ी जो चिंकी यादव हैं ये संबंधित हैं निशानेबाजी या शूटिंग से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं विवेक सागर, किस खेल से संबंधित है? तो ये विवेक सागर जो हैं हॉकी से संबंधित है। सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न है, कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? कटलिन नोवाक है, वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही उत्तर है हंगरी की, हंगरी की बनी भैया, ध्यान रखना, हंगरी, बी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर, लेकिन कहाँ है? देखिए, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत सागर, ये तो दोनों बिल्कुल नहीं है। उत्तरी अटलांटिक हो सकता है या दक्षिणी अटलांटिक हो सकता है। तो आपको बता देते हैं, दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। तो हमने ए को सही कर लिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? हिमालय है। ठीक है, रॉकी, जंडीज ये सब तो ही है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सियरा नेवादा। नवीन वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, सही उत्तर सियरा नेवादा। बाकी रॉकी, जंडीज, हिमालय, आल्पस ये सब क्या है? नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है,
कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा बहुत सिंपल प्रश्न भैया, ये मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? भारत और चीन के बीच में है। और याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में ही है मैकमोहन रेखा, बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रक कृषि संबंधित है, तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए, सहायक नदियां हैं और उसकी नदियां, जो मुख्य नदी है इनको मिला लेना भैया, मिला लेते हैं। फिर बेतवा है, छिप्रा, बैनगंगा, तवा है। तो बेतवा देखिए, बेतवा चंबल की सहायक है क्या? छिप्रा किसकी सहायक है? नर्मदा की है क्या? बैनगंगा या तवा किसकी है? तो इसमें सहायक नदियां जो है ना, अब इनको हम देख लेते हैं। चलिए इसमें मिलाते हैं। देखिए बेतवा जो है ना यमुना की है, यूपी में आके मिलती है यमुना से। क्षिप्रा जो उज्जैन से होकर बह रही है, और ये क्षिप्रा जो है ना ये सहायक है चंबल की। वैनगंगा और पैनगंगा ऐसी नदियों का नाम आपने सुना होगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं भैया। तो वैनगंगा गोदावरी की हो गई, सी का चौथा हो जाएगा, और तवा नर्मदा की है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, एक ही ऑप्शन मिल गया था, फालतू परेशान हुई। ठीक है, सही उत्तर बी हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको बताना है कौन सा नहीं सही है। देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित हो रहा, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से वर्षा होती है, ये भी बात सही है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर इसका डी हो गया। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ये आप हो सकता है कि आप लोगों को ना पता चले हो, लेकिन इसमें भी इंदौर नहीं है, इंदौर बहुत दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, भोपाल है, भोपाल का तो एकदम कर सकते थे आप। ठीक है, तो इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला पेट्रोलियम कौन सी चट्टान में पाया जाएगा भाई? ये पाया जाता है भैया परतदार या अवसादी चट्टानों में। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम, ज्योग्राफी वाला पेपर देखेंगे ना, वो नोट्स आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, प्रश्न अच्छे से मिलेगा, एक ही लाइन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सही उत्तर परतदार अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा बघेलखंड, बघेलखंड वाला एरिया जो है। ठीक है, सही उत्तर हो गया बघेलखंड, सी। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, मतलब तीनों सही है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण हैं? तो इसका जो सही उत्तर वो है B2B वाणिज्य। ठीक है, बैंक टू बैंक, याद रखना बैंक टू बैंक है वाणिज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर इसका ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रूटर, राउटर हम सब बोलते हैं ना, तो वो रूटर, वही इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें डैश क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भैया डोमेन नाम प्रणाली। ठीक है, सही उत्तर डोमेन नाम प्रणाली हो गया। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या बोलते हैं भाई? उस मॉडल को बोलते हैं भैया C2B मॉडल। ओके, C2B मॉडल, मतलब सी वाला सही हो गया इसका। अगला प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कार्बेट, अरे बहुत सरल प्रश्न भाई, इसमें भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये उत्तराखंड में अपने है ना, अपने उत्तराखंड में है। चलिए, जिम कार्बेट है ना, इसी को पहले हेली उद्यान बोलते थे। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी?
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। सही उत्तर सी हो गया इसका, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस करके ना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग दिया? पेंगोलिन ये अपने जो बुंदेलखंड रीजन खास करके ये जो है ना, इसमें पाई जाती है। इसका व्यापार भी बहुत बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, इनसे दवाएं बनाई जाती हैं, औषधि यूज में इनका काम आता है, बहुत यूज होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? फास्फेटेज परीक्षण किसके उपयोग में लाया जाता है भाई? ये लाया जाता है दूध के उपयोग में, दूध के विश्लेषण के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कौन सी थी भाई? देखिए, अखिल भारतीय संघ था, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। देखिए, परिसंघ और संघ का कुछ मामला नहीं था यहाँ पे। ठीक है, संघीय सरकार की बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है अखिल भारतीय संघ। ठीक है, सही उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ठीक है, अब ये तो भाई एग्जैक्ट तो नहीं पता है। ठीक है, लेकिन 1946 में ही दिसंबर के महीने में ही इन्होंने पेश किया था और जनवरी में जाके वो उसे एक्सेप्ट भी किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, लेकिन ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इसमें दिया गया है। फिलहाल इसमें दूसरी या तीसरी हो सकती है, इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, सही उत्तर वैसे दूसरी तीसरी होनी चाहिए, ए या बी में से कोई एक सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? संयुक्त बैठक बुलाने के लिए 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति का आशय होता है कि वही बुलाते हैं संयुक्त बैठक, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, सही उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं? तो देखिए, भारतीय संसद में भैया नॉर्मल समझो, पॉलिटी में भी लिखवा दिए हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों आते हैं, भारतीय संसद में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, भारत के राष्ट्रपति हैं ना वो संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जिस अधिनियम कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की मुहर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का अंत होता है 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से और जाना जाता है? ये मालव संवत जो है ना, कृत संवत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर है छींट नामक छुपे हुए सूती कपड़ों के लिए निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है सिरोंज। सही उत्तर सिरोंज हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो गया, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? असत्य कौन सा है भाई? देखिए, इसमें पहला है, ख्वाजा भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की, बात सही है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य के थे, ये भी बात सही है। रामगढ़ के जुजार सिंह के पुत्र थे देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी बात सही है। लेकिन इसका सिपाही विद्रोह सरकार की स्थापना इंदौर में की गई, ये वाला गलत है। ठीक है, ये कभी कहीं इतिहास में पढ़े भी नहीं है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? गोटमार मेला कहाँ होता है भाई? ये होता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको बताना। देखिए, हरिशंकर परसाई हैं, भवानी प्रसाद, गजानन, माधव, मुक्तिबोध और केशव दास इसमें बताए गए हैं। तो इसमें देखिए हरिशंकर परसाई
हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ये सब हरिशंकर परसाई की है। लेकिन भवानी प्रसाद गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम्मत तरंगिनी, ये गलत है, ठीक है, बी वाला इसका गलत है, बाकी सब के सब सही हैं। सही उत्तर इसका क्या हो गया, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर बी हो गया। ओके, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। देखिए ये भारत के प्रस्ताव पर था, ठीक है, भारत के प्रस्ताव पर ही यूएन ने इस बात को माना और 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है, किस दिनांक को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित। श्री राम सहाय पांडे ये संबंधित भैया राई से संबंधित, ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोंड शैली से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना भैया जिला है संभावित उत्पाद है, अब इसमें मिला लेते हैं पहले हम, ठीक है। चलिए अब जिला संभावित उत्पाद में सबसे पहले तो बालाघाट है, तो हम बालाघाट, बैतूल है, खरगोन है, नरसिंहपुर है, ठीक है। तो इसमें अगर मिलाएंगे, देखिए बालाघाट जो है ना कोदो कुटकी सागौन है, मिर्ची उत्पाद है, तुअर दाल गुड़ है। तो बालाघाट है ना कोदो कुटकी से संबंधित है, ठीक है, हाँ बालाघाट है कोदो कुटकी से, डी इसका पहला का डी हो गया, ठीक। बैतूल जो है ना, बैतूल आपका सागौन से संबंधित है। खरगोन किससे संबंधित हो जाएगा, खरगोन जब मिल गया डी सी मिल गया तो इसी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं, देखिए बालाघाट कोदो कुटकी, बैतूल है सागौन, खरगोन है कहाँ का, खरगोन जो है ये आपका है मिर्ची और मिर्ची उत्पाद से, और नरसिंहपुर जो है तुअर दाल और गुड़ से संबंधित है। इस प्रकार ये 100 के 100 प्रश्न क्या हुए, कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। अब ये 100 प्रश्न में देखिए जितने भी प्रश्न हैं मध्य प्रदेश स्पेशल छोड़ दें क्योंकि उसके तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल जो प्रश्न रहे हैं जीएस के, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट की बात कर लेते हैं, इन सब में जितने भी प्रश्न आप देखेंगे एमपी स्पेशल को छोड़ दिया जाए, फिर भी अगर कर्क रेखा मकर रेखा वाली बात कर लेंगे तो वो भी मिल जाएगा नोट्स में आपको। तो अधिकतर प्रश्न नोट से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्नों की व्याख्या हो गई, 100 प्रश्नों का उत्तर हो गया आपका। और देखिए कट ऑफ जो है ना, पेपर तो बहुत सिंपल रहा है, लोग कह रहे थे वो कठिन था, कठिन कुछ नहीं था, बहुत सरल पेपर है, अभी तक हमको लगा ही नहीं। एक प्रश्न में हमको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, बाकी कोई प्रश्न ऐसा नहीं लगा जो बहुत कठिन रहा हो, ठीक है। तो जो कट ऑफ की बात है ना, तो इसकी जो कट ऑफ है वो मान के चलिए कि अगर आपका 70 तो नहीं भाई, लेकिन 75 प्लस मान के चलिए कि 75 प्लस अगर आपको बन रहा है तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। 75 एक दो प्रश्न ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उसमें 75 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इतना बन रहा है आप लोगों का तो आप लोग अपना मेंस की तैयारी में लग जाइए, और अगर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, जब उससे मिलाएंगे तो एक या दो प्रश्न का अंतर आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ये भी बता दे रहे हैं आपको। ना हो तो आप मिला के देख लेना ऑफिशियल आंसर किसे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। पेपर बढ़िया आया था और अच्छा हुआ भी होगा आप लोगों का, ये भी हमको पता है। तो चलिए अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कट ऑफ इससे ऊपर रहेगी तो +-2 मान के चलिएगा, ऊपर या नीचे हो सकती है। और इतना अगर किसी का बन रहा है तो आप लोग तैयारी मेंस की चालू कर दो, अभी से लग जाओ, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। और मान के चलिए कि किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे मौके पे। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ की रोज़ कम से कम 5 से 6 प्रश्न रोज़ लिखो,
तभी कल्याण है, नहीं तो फिर फांके मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मस्त रहेंगे, एकदम बिंदास होकर रहेंगे, चिंता की बात नहीं है फिर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।